हेलो दोस्तों, दौड़वाड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पादप आकार की टॉपिक को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, पादप आकार की को इंग्लिश में प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि दौड़वाड़ी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी किया कीजिए ताकि आपके मित्र भी वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, पादप आकार की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पादप आकार की, इसे स्टूडेंट इंग्लिश में प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आकारिकी का मतलब क्या होता है? आकारिकी का मतलब होता है अंग या अंग तंत्र। जैसे स्टूडेंट मानव आकारिकी हम पढ़े थे, ह्यूमन मॉर्फोलॉजी, तो स्टूडेंट उसमें हम मानव के अंग तंत्र पढ़ते हैं। उसी तरीके से पादप आकारिकी में अर्थात प्लांट मॉर्फोलॉजी में पादपों के सभी महत्वपूर्ण अंग अर्थात भाग पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, प्लांट में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं उनको हम अच्छे से समझते हैं। पादपों में निम्न प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 जड़, इसको स्टूडेंट इंग्लिश में रूट कहते हैं। नंबर 2 तना, इसको इंग्लिश में स्टेम कहते हैं। पत्ती, इसको स्टूडेंट लीफ कहते हैं। फूल को फ्लावर कहते हैं। फ्रूट को फल कहते हैं। तो स्टूडेंट एक एक करके हम इनको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जड़ को समझते हैं, जिसे रूट बोलते हैं। इसका विकास मूलांकुर से होता है। जी हाँ दोस्तों, जो जड़ होती है, इस जड़ का विकास कहाँ से होता है? तो मूलांकुर से होता है। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे कि जड़ का विकास कहाँ से होता है और स्टेम अर्थात तना का विकास कहाँ से होता है। तो स्टूडेंट, इनमें से जो जड़ होती है इसका विकास मूलांकुर से होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट ये फिगर बनाया है, इस फिगर में स्टूडेंट जो बीच में है ये किसी का बीज है और इस बीज के जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ से जड़ निकलती है उसको स्टूडेंट मूलांकुर कहते हैं। और इस बीज के ऊपर वाले भाग से जहाँ से तना निकलता है उसे स्टूडेंट प्रांकुर कहते हैं। और स्टूडेंट प्रांकुर को इंग्लिश में प्लूम्यूल कहते हैं। तो स्टूडेंट जो तना होता है वो प्लूम्यूल से निकलता है अर्थात प्रांकुर से निकलता है, बीज के ऊपर वाले भाग से निकलता है और बीज के नीचे वाले भाग से जड़ निकलती है जिसको मूलांकुर कहते हैं, इंग्लिश में जिसे रेडिकल कहते हैं। इसका विकास मूलांकुर से होता है। यह जमीन की तरफ अंदर की ओर बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि स्टूडेंट ये बीज दिख रहा है, इस बीज के नीचे वाले हिस्से से मूलांकुर से जड़ निकलती है। तो जड़ किसकी ओर बढ़ती है? जड़ अंदर जमीन की ओर बढ़ती है। और स्टूडेंट जो तना होता है जो प्रांकुर वाले भाग से निकलता है ये ऊपर सूर्य की ओर बढ़ता है। यहाँ से भी स्टूडेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जड़ होता है इस जड़ का कार्य क्या रहता है? इसका कार्य यांत्रिक सहायता करना अर्थात पादप को खड़ा रखने में सहायता करता है। जो पादप होता है इस पादप को खड़ा रखने में कौन सहायता करता है? तो जो जड़ होती है, जड़ इसको सहायता करती है खड़ा रखने में। जड़ों में हेयर रूट होते हैं जो पानी को सोखने का कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो जड़ दिख रही है इस जड़ में जो पतले पतले वाल टाइप के निकले हुए हैं इनको हेयर रूट कहते हैं। और इन हेयर रूट का कार्य क्या होता है? इन हेयर रूट का कार्य होता है पानी को सोखने का कार्य करते हैं। जड़ के निचले हिस्से में रूट कैप लगा रहता है जो मिट्टी को खोदने का कार्य करता है। तो जैसा कि स्टूडेंट ये बीज है, इस बीज के मूलांकुर वाले भाग से जड़ निकलती है और इस जड़ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, जैसा कि स्टूडेंट ये दिख रहा होगा, ये बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में रूट कैप लगा रहता है। और इस रूट कैप का कार्य क्या होता है? इस रूट कैप का कार्य होता है मिट्टी को खोदने का कार्य करता है। तो स्टूडेंट, जड़ से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो यही बनता है कि जड़ का विकास कहाँ से होता है। तो जड़ का विकास स्टूडेंट मूलांकुर से होता है। मूलांकुर कहाँ होता है? बीज के नीचे वाला भाग को मूलांकुर कहते हैं जिसे इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं। स्टूडेंट, जो जड़ होती है उस जड़ में बहुत सारे हेयर रूट निकले होते हैं। इन हेयर रूट का कार्य क्या होता है? इन हेयर रूट का कार्य होता है पानी को सोखने का कार्य करते हैं ये। और स्टूडेंट, सबसे नीचे जड़, जो जड़ का मुख्य भाग होता है, इसके सबसे नीचे रूट कैप लगा रहता है। और ये रूट कैप क्या करता है? ये रूट कैप मिट्टी को खोदने का कार्य करता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जड़ों के प्रकार को समझते हैं। नंबर 1 मूसला जड़ें, जिसे इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं। तो स्टूडेंट, मूसला जड़ें क्या होती हैं? द्विबीजी पादप में इसी प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको प्लांट क्लासिफिकेशन में बताए थे, द्विबीजी पादप के बारे में बताए थे। द्विबीजी का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे जिनका जो बीज होता है वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो जाए, उन सभी पेड़ पौधों को द्विबीजी पादप कहते हैं। द्विबीजी पादप में पेड़ पौधे आते हैं, उन सभी पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं। स्टूडेंट, मूसला जड़ें क्या होती हैं? तो जैसा कि स्टूडेंट इस फिगर में दिखाई गई है, एक जो मुख्य जड़ होती है उस मुख्य जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़
कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट, आम है, मटर है, बादाम है, चना है, मूंगफली है, इन सभी पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं। नंबर 2 स्टूडेंट प्रकार समझते हैं रेशेदार जड़ें, जिसको इंग्लिश में फाइब्रस रूट कहते हैं। स्टूडेंट जो फाइब्रस रूट होती हैं, जो रेशेदार जड़ें होती हैं, ये एक बीजीय पादप में होती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, एक बीजीय पादप क्या होते हैं, जिनका बीज एक ही भाग में हो, अर्थात उसके 2 इक्वल पार्ट नहीं हो, ऐसे सभी पादपों को एक बीजीय पादप कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। बाजरा है, धान है, गेहूं है इत्यादि, ये सभी एक बीजीय पादप में आते हैं। आपने देखा होगा बाजरा या धान या गेहूं का जो बीज होता है वो एक ही पार्ट में होता है, उसके इक्वल टू पार्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट ये एक बीजीय पादप में आते हैं। और जो रेशेदार जड़ें होती हैं स्टूडेंट, रेशेदार जड़ों को इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, जड़ बहुत सारे भागों में बटी हुई होती है। जैसा कि स्टूडेंट मूसला जड़ें थीं, मूसला जड़ें एक मुख्य जड़ होती है, रेशेदार जड़ों में एक मुख्य जड़ नहीं होती है, ये बहुत प्रकार में बटी हुई होती है। और स्टूडेंट आपने गेहूं के या धान के या बाजरा के पौधों में देखी भी होगी, एक उसमें मुख्य जड़ नहीं होती है, उसमें जड़ कई भागों में बटी हुई होती है। इस प्रकार की जड़ को रेशेदार जड़ें कहते हैं या फाइब्रस रूट कहते हैं। स्टूडेंट तीसरे नंबर की जड़ को समझते हैं परजीवी जड़ें। स्टूडेंट इसको पैरासाइट रूट कहते हैं। स्टूडेंट इसको पैरासाइट्स रूट भी कहते हैं। ये पादप दूसरे पादप की जड़ों पर निर्भर होते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा कैसे होता है, तो आपने देखा होगा कोई पादप है, उस पादप के ऊपर कोई दूसरा पादप रहने लगता है। ऐसे आपने स्टूडेंट बहुत सारे देखे होंगे, कोई पेड़ होता है, उस पेड़ पर दूसरे प्रकार का पौधा बहुत दूर तक फैल जाता है, जिसका अपने खुद की कोई जड़ नहीं होती है, वो दूसरे पौधे पर बहुत दूर तक फैल जाता है। और जिस पौधे पर फैलता है उस पौधे की अपनी जड़ होती है, तो जिसकी अपनी खुद की जड़ ना हो उसको परजीवी जड़ें कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट अमरवेल होती है, जिसको कैस्कुटा कहते हैं। तो जो कैस्कुटा होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं वो परजीवी जड़ें होती हैं, अर्थात उसकी खुद की जड़ नहीं होती है, वो जिस पौधे पर फैला हुआ होता है उस पौधे की जड़ें होती हैं। स्टूडेंट जड़ों का अगला प्रकार समझते हैं, नंबर 4 अपस्थानिक जड़ें, जिसको इंग्लिश में एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। ये जड़ें ऊपर से भी निकलती हैं और ज़मीन के नज़दीक भी निकलती हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा जैसे गन्ना होता है या मक्का का पौधा होता है, इन पौधों में ज़मीन के थोड़े से ऊपर तिरछी टाइप की बहुत सारी जड़ें निकली हुई होती हैं। और स्टूडेंट आपने बरगद या पीपल भी देखा होगा, जिसमें स्टूडेंट ये ऊपर से बहुत सारी जड़ें लटकती हुई दिखती हैं। तो स्टूडेंट जो बरगद और पीपल होते हैं इसमें 90 एंगल पर नीचे लटकी हुई दिखाई देती हैं, और जो गन्ना और मक्का होता है इसमें 45 डिग्री पर लगी हुई होती हैं। तो इस प्रकार की जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। स्टूडेंट जड़ों के नेक्स्ट प्रकार को समझते हैं, रूपांतरित जड़ें, जिनको मॉडिफाई रूट कहते हैं। तो स्टूडेंट जो मॉडिफाई रूट होती हैं ये क्या होती हैं, इन जड़ों के पौधे ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। जो भी पेड़ पौधे रूपांतरित जड़ के एग्जाम्पल होते हैं वो पेड़ पौधे ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। ये जड़ें अपने आप में ज़्यादा संचित भोजन कर लेती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो संचित भोजन कर लेते हैं स्टार्च के रूप में, और कहाँ करते हैं तो जड़ों में करते हैं। तो स्टूडेंट जो रूपांतरित जड़ों के एग्जाम्पल होते हैं वो भोजन को जड़ों में एकत्रित कर लेते हैं, अर्थात संचित कर लेते हैं और अपने आप को खाने के योग्य बना लेते हैं। तो स्टूडेंट उन्हीं को हम रूपांतरित जड़ों में रखते हैं या मॉडिफाई जड़ों में रखते हैं। तो स्टूडेंट रूपांतरित जड़ों के एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनको समझते हैं। गाजर है, मूली है, सलजम, चुकंदर, शकरकंद, ये सभी मॉडिफाई रूट में आते हैं। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन रूपांतरित जड़ों का उदाहरण है या इनमें से कौन जड़ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, शकरकंद, ये सभी जड़ें होती हैं। स्टूडेंट आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता देते हैं, जो भी नीचे नुकीला पार्ट रहता है वो सभी रूपांतरित जड़ें होती हैं। जैसे आलू नुकीला नहीं होता है तो वो तना होता है। गाजर स्टूडेंट नीचे नुकीली होती है, मूली भी नुकीली होती है, सलजम, चुकंदर नुकीला होता है, शकरकंद भी नुकीली होती है। तो स्टूडेंट ये सभी एग्जाम्पल रूपांतरित जड़ों के होते हैं। आई होप स्टूडेंट जड़ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट जड़ के बाद हम तना को समझते हैं, जिसे इंग्लिश में स्टेम कहते हैं। इसका विकास प्ल्यूम्यूल अर्थात परांकुर से होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट जड़ का विकास कहाँ से होता है, जड़ का विकास रेडिकल से होता है, जिसे हम मूलांकुर कहते हैं। और तना का विकास कहाँ से होता है, तना का विकास प्ल्यूम्यूल से होता है, जिसे परांकुर कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, जो बीज होता है बीज के नीचे वाला हिस्सा
मूलांकुर होता है और ऊपर वाला हिस्सा प्लूम्यूल होता है जिसे प्रांकुर कहते हैं। तो प्रांकुर से किसका विकास होता है? तना का होता है। और मूलांकुर से किसका विकास होता है? मूलांकुर से स्टूडेंट जड़ का विकास होता है। यह सूर्य की तरफ बाहर बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो तना होता है वो स्टूडेंट कहाँ बढ़ता है? वो सूर्य की तरफ अर्थात सूर्य की ओर बढ़ता है, अर्थात बाहर की ओर बढ़ता है। जो जड़ होती है स्टूडेंट वो जड़ अंदर की ओर बढ़ती है और जो तना होता है वो बाहर सूर्य की ओर बढ़ता है। इसमें नोड और इंटर नोड होती है। तो स्टूडेंट ये नोड और इंटर नोड क्या होती हैं? ये एक प्रकार की गांठ होती है। तो स्टूडेंट आपने तनों में देखा होगा बहुत सारी तनों में गांठ होती हैं, वहीं गांठ से बहुत सारी पत्तियां निकली रहती हैं या स्टूडेंट वहां से कोई दूसरी शाखा निकली होती है। तो स्टूडेंट नोड और इंटर नोड क्या होती हैं? ये एक प्रकार की तनों में गांठ होती हैं। तो स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नोड और इंटर नोड किस में पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन दिए थे। तो स्टूडेंट नोड और इंटर नोड तना में पाई जाती हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम संयोजी ऊतक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो संयोजी ऊतक होते हैं पौधों के, जाइलम और फ्लोएम, ये कहाँ होते हैं? ये स्टूडेंट तना में होते हैं। स्टूडेंट जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं। ये संयोजी ऊतक होते हैं। जाइलम क्या करता है? ये जड़ों से पानी को ले जाता है पत्तियों तक और स्टूडेंट पत्तियाँ जो खाना बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो स्टूडेंट पत्तियों से जो ग्लूकोज जो खाना बनाया जाता है वो फ्लोएम के माध्यम से सभी भागों तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट जाइलम जल ले जाता है और फ्लोएम फूड लाता है। तो जैसे कि स्टूडेंट जड़ों के प्रकार पढ़े थे उसी प्रकार तनों के प्रकार भी पढ़ते हैं। तो नंबर 1 वायवीय, जैसे एरियल स्टेम बोलते हैं। एरियल स्टेम में क्या आते हैं? स्टूडेंट एरियल स्टेम को पढ़ते हैं। ये तना हवा में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वायवीय स्टेम होते हैं ये जो तना होते हैं ये हवा में रहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, आम, नीम, बरगद, जामुन, अमरूद, इन सभी के तना कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं। नंबर 2 अर्धवायवीय, जिसे सेमी एरियल स्टेम कहते हैं। ये स्टेम जो स्टूडेंट होते हैं ये हवा और ज़मीन दोनों में होते हैं। तो स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे जलकुंभी होता है, घास होता है, पिपरमेंट होता है। स्टूडेंट इनके जो तने होते हैं वो कुछ ज़मीन में भी रहते हैं और कुछ हवा में भी रहते हैं, इसलिए स्टूडेंट इन्हें अर्धवायवीय स्टेम कहते हैं। नंबर 3 स्टूडेंट समझते हैं रूपांतरित तना, जिसे स्टूडेंट मॉडिफाई स्टेम कहते हैं या भूमिगत तना भी कहते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट रूपांतरित जड़ थी उसी प्रकार रूपांतरित तना होते हैं। स्टूडेंट कुछ तना ऐसे होते हैं जो अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं, स्टूडेंट अपने आप को खाने के योग्य बना देते हैं, उनको स्टूडेंट हम रूपांतरित तना कहते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं, उनके तना जमीन के अंदर ही होते हैं। ये तना अपने को रूपांतरित कर लेते हैं और खाने योग्य पदार्थ में परिवर्तित कर लेते हैं। तो स्टूडेंट कुछ तना भूमि के अंदर ही रह जाते हैं और वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, खाने के योग्य बना लेते हैं। तो स्टूडेंट रूपांतरित तना के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसको समझते हैं। अदरक स्टूडेंट रूपांतरित तना होता है। हल्दी, आलू, अरवी, केसर, लहसुन, प्याज, ओल, काना, घनकंद, ये स्टूडेंट सभी रूपांतरित तना होते हैं। और रूपांतरित जड़ों के बारे में भी स्टूडेंट हम बताए थे। रूपांतरित जड़ों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो स्टूडेंट क्या होते हैं? बिल्कुल नुकीले टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जो नुकीले होते हैं वो रूपांतरित जड़े में आते हैं और जिनका नुकीला भाग नहीं होता है वो सभी स्टूडेंट रूपांतरित तना में आते हैं। स्टूडेंट जो रूपांतरित तना होते हैं इनको भी 3 भाग में बांटते हैं। नंबर 1 कंद, नंबर 2 प्रकंद, नंबर 3 सलकंद। तो स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ ज़्यादा होता है उसे कंद में रखते हैं, जिसमें गांठ ज़्यादा होती है उसे प्रकंद में रखते हैं, जिसमें पानी ज़्यादा होता है उसे सलकंद में रखते हैं। आलू, ओल, स्टूडेंट देखा होगा आपने, ओल भी आलू की तरह होता है, इसमें खाद्य पदार्थ ज़्यादा होता है इसलिए हम इसे कंद में रखते हैं। जिसमें गांठी ज़्यादा होती हैं, अदरक में गांठी ज़्यादा होती हैं, हल्दी में गांठी ज़्यादा होती हैं, अरवी में गांठी ज़्यादा होती हैं, इन सभी को हम कहाँ रखते हैं? प्रकंद में रखते हैं। और लहसुन, प्याज में पानी ज़्यादा होता है इसलिए इन्हें सलकंद में रखते हैं। आई होप स्टूडेंट तना टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जड़ और तनों के बाद में स्टूडेंट नंबर 3 भाग समझते हैं, पत्ती, जिसे लीफ कहते हैं। स्टूडेंट सभी लोगों ने पत्तियां देखी होंगी पेड़ पौधों के ऊपर, तो इन्हीं पत्तियों को हम अच्छे से समझते हैं। पत्तियों को पादप किचन कहते हैं क्योंकि पौधों के लिए पत्तियां ही भोजन का निर्माण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोगों को पता होगा, जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पौधों को भोजन प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट जो पत्तियां होती हैं इनको पादप का किचन कहते हैं। तो पादप का किचन क्यों कहते हैं? पादप का किचन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उस पेड़ के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की सबसे पहली खोज शैवाल, जी हाँ दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की सबसे पहले खोज हुई थी वो किस पौधे से हुई थी? तो स्टूडेंट शैवालों से हुई थी। और शैवालों में भी कौन से शैवाल से? तो स्टूडेंट जो क्लोरेला शैवाल होता है
उससे प्रकाश संश्लेषण की सबसे पहले खोज हुई थी। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको पहले बता चुके हैं, क्लोरेला में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है और अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला को ही अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार क्लोरोप्लास्ट, स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहते हैं। इस हरित लवक में उपस्थित पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो स्टूडेंट जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको हरित लवक कहते हैं। उन हरित लवक में स्टूडेंट क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल की वजह से स्टूडेंट पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं, जो हरे रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, जो क्लोरोफिल होता है किस रंग का होता है? वो हरे रंग का होता है। इसी के कारण पत्तियों का भी हरा रंग होता है। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। स्टूडेंट क्लोरोफिल क्यों होता है? स्टूडेंट पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, अर्थात हरित लवक होता है। उस हरित लवक में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, इसलिए स्टूडेंट पत्तियों का भी रंग हरा होता है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो स्टूडेंट क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो मैग्नीशियम धातु होता है स्टूडेंट, ये धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है। और मैग्नीशियम का कार्य क्या होता है? तो स्टूडेंट जो अतिरिक्त ऊष्मा आती है सूर्य से, उस अतिरिक्त ऊष्मा को मैग्नीशियम धातु अवशोषित कर लेती है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गर्मियों के दिन में जब बहुत धूप पड़ती है तब पेड़ पौधा क्यों नहीं सूखता है? तो स्टूडेंट जितनी धूप की आवश्यकता होती है उस धूप से तो क्लोरोफिल अपना खाना बना लेता है, और अतिरिक्त जो ऊष्मा आती है उस अतिरिक्त ऊष्मा को जो मैग्नीशियम धातु होती है वो अपने आप में अवशोषित कर लेती है। इसलिए पेड़ स्टूडेंट नहीं सूखता है, या पेड़ की पत्तियां नहीं सूखती हैं। तो स्टूडेंट जो मैग्नीशियम धातु है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करना और पत्तियों को जलने से बचाता है। तो स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझते हैं। 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो स्टूडेंट क्या क्या बनता है? C6H12O6, स्टूडेंट इसको ग्लूकोज कहते हैं, जो पादपों के लिए भोजन का कार्य करता है। 6O2, जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। 6H2O, स्टूडेंट पानी का भी निर्माण करते हैं पेड़ पौधे, पत्तियों के माध्यम से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देते हैं। इसी को स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने सुना होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं प्लस 12H2O। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे जो पानी कहाँ से आता है? तो स्टूडेंट पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में पानी होता है, और उन जड़ों से जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पानी आ जाता है। तो स्टूडेंट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया है, और पानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में, स्टूडेंट क्लोरोफिल किसमें होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और सूर्य के प्रकाश में, स्टूडेंट सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो स्टूडेंट इसी से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पेड़ पौधों। और स्टूडेंट इसमें पानी का भी निर्माण होता है, तो पानी पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं पेड़ पौधे। स्टूडेंट जड़ों में स्टार्च के रूप में संचित भोजन हो जाता है, जो स्टूडेंट पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज से पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है, और स्टूडेंट जब अतिरिक्त ग्लूकोज होता है तो उसको स्टार्च की फॉर्म में पेड़ की जड़ों में संचित कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको हम पहले बताए थे कि पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में भोजन संचित किया जाता है, और कहाँ संचित किया जाता है? तो जड़ों में संचित किया जाता है। स्टूडेंट नोट में 2 पॉइंट बताए गए हैं, इनको समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी हम 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू 6H12O6 अर्थात ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2 अर्थात पानी, इस अभिक्रिया को हम पढ़े थे। तो स्टूडेंट इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, इसको अभी हम समझाएंगे। दूसरे पॉइंट को समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के लाल रंग में सबसे अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो स्टूडेंट जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको विवग्योर कहते हैं। तो स्टूडेंट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो स्टूडेंट सबसे अधिक लाल रंग में होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको पहला पॉइंट बताए थे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसको समझते हैं। स्टूडेंट रिडॉक्स अभिक्रिया इज इक्वल टू होता है उपचयन अभिक्रिया प्लस अपचयन अभिक्रिया, यानी कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन ये दोनों अभिक्रिया होती हैं
उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जो स्टूडेंट जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं। तो स्टूडेंट दोनों अभिक्रिया कैसे होती हैं? उपचयन को स्टूडेंट इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, अपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट छोटे अणु से बड़ा अणु बनना उपचयन कहलाता है। तो जैसे कि स्टूडेंट आपने देखा था CO2 से अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, अर्थात छोटे अणु से बड़ा अणु बन रहा है, इसलिए स्टूडेंट ये उपचयन अभिक्रिया हो गई। और पानी से ऑक्सीजन बन रहा था, अर्थात बड़े अणु से छोटा अणु बन रहा था। स्टूडेंट जिस अभिक्रिया में बड़े अणु से छोटा अणु बनता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये कौन सी अभिक्रिया है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्यों रेडॉक्स अभिक्रिया है? क्योंकि स्टूडेंट इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। और स्टूडेंट उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं हम आपको बता दिए हैं। छोटे अणु से बड़ा अणु जब भी बनेगा तो वो उपचयन अभिक्रिया होती है, और बड़े अणु से छोटा अणु जब भी बनता है तो स्टूडेंट वो अपचयन अभिक्रिया होती है। तो स्टूडेंट पत्तियों के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि स्टूडेंट ये पत्ती हैं, इन पत्तियों में स्टूडेंट आपको ये गोल गोल दिख रहे होंगे, इसको सिंगल थैलेकोइड कहते हैं या स्टूडेंट इसको रिंग ऑफ ग्रेना कहते हैं। स्टूडेंट पत्तियों के दो भाग होते हैं, एक ग्रेना भाग होता है, एक स्ट्रोमा भाग होता है। तो स्टूडेंट जो गोल गोल वाला भाग होता है इसे ग्रेना भाग कहते हैं, और जो खाली भाग होता है स्टूडेंट ये वाला इसे स्ट्रोमा भाग कहते हैं। स्टूडेंट ये गोल गोल जो दिखाए गए हैं स्टूडेंट इनको सिंगल थैलेकोइड भी कहते हैं। स्टूडेंट पत्तियों के दो भाग होते हैं, एक स्ट्रोमा भाग होता है, एक ग्रेना भाग होता है। तो जो रिंग टाइप की दिखाई गई हैं इनको रिंग ऑफ ग्रेना कहते हैं, अर्थात ग्रेना का छल्ला कहते हैं। इन्हीं को स्टूडेंट सिंगल थैलेकोइड भी कहते हैं। और स्टूडेंट जो खाली भाग होता है इसको हम स्ट्रोमा भाग कहते हैं। तो स्टूडेंट इनका क्या योगदान होता है ये अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले स्टूडेंट हम ये भी बता दें कि छोटे छोटे आपको छिद्र पोर्स टाइप के दिख रहे होंगे, इन्हें स्टूडेंट क्या कहते हैं? तो इन्हें रंध्र कहते हैं या इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। स्टूडेंट इन्हीं स्टोमेटा से जो अतिरिक्त पानी बनता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है रंध्र के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा निकाल दिया जाता है। इसीलिए स्टूडेंट इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो स्टूडेंट जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होता है, इसके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। और स्टूडेंट जो पत्तियां होती हैं इन्हें प्लांट लंग्स भी कहते हैं या पादप का मुख्य श्वसन अंग भी कहते हैं। स्टूडेंट मुख्य श्वसन अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पत्तियां होती हैं इन्हीं पत्तियों के माध्यम से स्टूडेंट ज़्यादातर CO2 इन करते हैं और O2 को आउट करते हैं, ग्लूकोज को तुड़वाता है। इसीलिए स्टूडेंट इन पत्तियों को हम पादप का मुख्य श्वसन अंग कहते हैं। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो पत्तियां ही मुख्य श्वसन अंग होती हैं या प्लांट की लंग्स होती हैं। पत्तियां होती हैं ये मुख्य श्वसन अंग होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि और कोई श्वसन अंग नहीं होता है। स्टूडेंट जो जड़ें होती हैं वो भी श्वसन अंग होती हैं, और स्टूडेंट जो तना होते हैं, स्टेम होते हैं, उनको भी श्वसन अंग कहते हैं, और पत्तियां जो होती हैं उनको भी श्वसन अंग कहते हैं। स्टूडेंट पेड़ पौधों में 3 मुख्य श्वसन अंग होते हैं, जड़, तना और पत्तियां। इन तीनों में मुख्य श्वसन अंग पत्तियां होती हैं। तो स्टूडेंट CO2 इन करती हैं, O2 आउट करती हैं और ग्लूकोज को तोड़ती हैं। जब स्टूडेंट ग्लूकोज टूटता है उसी से स्टूडेंट एनर्जी पेड़ पौधों को मिलती है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताए थे। तो स्टूडेंट जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाता है और पानी बनाता है और ATP के रूप में ऊर्जा बनाता है, और वही ऊर्जा स्टूडेंट पेड़ पौधों को प्राप्त होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है इसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसको स्टूडेंट प्रकाश वाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट दूसरा प्रकार होता है डार्क फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसको स्टूडेंट प्रकाशहीन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसको लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। इसको प्रकाश वाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक स्टूडेंट प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? तो इसको प्रकाशहीन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। स्टूडेंट कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। जो लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है स्टूडेंट, ये प्रकाश वाली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट सनलाइट
प्रेजेंट रहता है, अर्थात सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इस अभिक्रिया में प्रेजेंट उपस्थित रहता है। क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको हम बताए थे पत्तियों का ग्रेना भाग और स्ट्रोमा भाग। तो स्टूडेंट, जो प्रकाश वाली रासायनिक अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है। और जो डार्क फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ये स्टूडेंट सूर्य के प्रकाश के अब्सेंट में भी हो जाती है। और स्टूडेंट, जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है वो स्टूडेंट क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में होती है। स्टूडेंट, जो ग्रेना भाग से पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं स्टूडेंट, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है जिसे एडिनोट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और स्टूडेंट, स्ट्रोमा भाग से जो पेड़ पौधे एनर्जी प्राप्त करते हैं वो एनर्जी स्टूडेंट किसके फॉर्म में बनती है, तो वो नेडएफ के फॉर्म में बनती है, NADPH के फॉर्म में बनती है। जैसे C6H12O6O2 से क्रिया करके CO2 बनता है, H2 बनता है और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा NADPH के फॉर्म में बनती है। NADPH की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, निकोटीन एमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जी हाँ दोस्तों। और स्टूडेंट, जो स्ट्रोमा भाग में NADPH की फॉर्म में जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा स्टूडेंट C3 केल्विन चक्र के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, C3 चक्र के माध्यम से, या इसको और क्या कहते हैं, इसको केल्विन 3 चक्र के माध्यम से ATP में ऊर्जा बदलती है और फाइनली पेड़ पौधों को ATP के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। तो स्टूडेंट, जो ग्रेना भाग में होती है, ग्रेना भाग से तो डायरेक्ट ATP में ऊर्जा मिलती है, लेकिन स्टूडेंट जो स्ट्रोमा भाग होता है स्ट्रोमा भाग से NADPH की फॉर्म में ऊर्जा मिलती है। और NADPH की फॉर्म में जो ऊर्जा मिलती है वो स्टूडेंट केल्विन 3 चक्र के माध्यम से ATP में बदलती है और ATP में बदलने के बाद में पेड़ पौधे उस ऊर्जा को अपने उपयोग में लेते हैं। आई होप स्टूडेंट लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और डार्क फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि प्रकाश वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन से भाग में होती है, ग्रेना भाग में होती है, सूर्य की उपस्थिति में होती है और ऊर्जा कैसी बनती है, तो ATP की फॉर्म में ऊर्जा बनती है। और स्टूडेंट, प्रकाशहीन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किस में होती है, तो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में होती है, सनलाइट की एब्सेंट में होती है। और स्टूडेंट किस फॉर्म में ऊर्जा बनती है, तो NADPH की फॉर्म में ऊर्जा बनती है। तो स्टूडेंट, जड़, तना और पत्तियां क्लियर हो गई हैं। नंबर 4 भाग को पढ़ते हैं, फ्लावर जिसे पुष्प कहते हैं। यह पादपों का प्रजनन अंग होता है। स्टूडेंट, प्रजनन अंग को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे का जो फूल वाला भाग होता है, फ्लावर वाला भाग होता है, वो स्टूडेंट पेड़ पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, अर्थात प्रजनन अंग होता है। पुष्प के निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 कैलिक्स जिसको वाह्य पुंज कहते हैं। नंबर 2 स्टूडेंट कोरोला, कोरोला को पंखुड़ियाँ या दलपुंज भी कहते हैं। नंबर 3 एंड्रोथियम जिसे पुंकेश्वर कहते हैं। नंबर 4 गायनोसियम जिसको स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। तो स्टूडेंट, इन चारों पार्टों को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कोई सा फूल होता है, उस फूल में जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों के पीछे हरे कलर की कुछ कली टाइप की लगी रहती हैं स्टूडेंट, उसी को कैलिक्स कहते हैं या वाह्य पुंज कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। और इसका कार्य क्या होता है स्टूडेंट, जब फूल कली की अवस्था में होता है तो कली की अवस्था में उस फूल को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, वाह्य पुंज करता है। स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब फूल कली की अवस्था में होता है चारों ओर हरे कलर के वाह्य पुंज लगे रहते हैं, अर्थात घेरे रहते हैं, जिससे उस कली की सुरक्षा हो पाती है। नंबर 2 स्टूडेंट समझते हैं कोरोला जिसे पंखुड़ियाँ कहते हैं या दलपुंज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूल की, उनका कार्य क्या होता है, उनका कार्य होता है कीड़ों मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। जी हाँ दोस्तों, जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं। तो स्टूडेंट, रंग बिरंगी पंखुड़ियों को देख के कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो उस फूल की तरफ आकर्षित होते हैं। नंबर 3 स्टूडेंट एंड्रोसियम को समझते हैं जिसे पुंकेश्वर कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो पुंकेश्वर होता है वो फूल में मेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको हम बताए थे, जो फ्लावर होता है वो प्रजनन अंग होता है, अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसमें से एंड्रोसियम जो होता है यही मेल सेक्स ऑर्गन होता है। स्टूडेंट, नंबर 4 गायनोसियम जो होता है स्त्री केसर जिसको जायांग भी कहते हैं, ये स्टूडेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो स्टूडेंट, नंबर 3 और नंबर 4 को अर्थात पुंकेश्वर और जायांग को अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट, जो पुंकेश्वर होता है इसके ऊपर परागकोश होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट ये फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में दिखाने की कोशिश की है। स्टूडेंट, जो ऊपर इस तरीके से फिगर बना रहता है इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो इसको स्टूडेंट परागकोश कहते हैं। और इन्हीं परागकोश के अंदर क्या भरा रहता है, इन्हीं परागकोश के अंदर पराग कण भरे रहते हैं जिनको नर युग्मक भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसके ऊपर परागकोश होता है जिसमें पराग कण होते हैं जिन्हें नर युग्मक कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट स्त्री केसर को समझते हैं। ये पंखुड़ियों के बीच में होता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा पंखुड़ियाँ होती हैं किसी भी फूल में, उन पंखुड़ियों के बीच में स्टूडेंट पुंकेश्वर भी होता है
और स्त्री केसर भी होता है। स्टूडेंट पंखुड़ियों के बीच में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही रहते हैं। जो स्टूडेंट स्त्री केसर होता है इसके 4 भाग होते हैं। तो कुछ स्त्री केसर इस प्रकार से होता है। इसका सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टूडेंट जो नलिका टाइप की दिख रही है इसको वर्तिका कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इस तरीके का जो फिगर दिख रहा है इसको अंडाशय कहते हैं, यही मुख्य भाग होता है स्त्री केसर में। और स्टूडेंट इसके अंदर जो छोटे छोटे फिगर दिख रहे हैं इसको विजांड कहते हैं या अंडाणु कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट स्त्री केसर के 4 भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, नलिका टाइप वाला भाग वर्तिका कहलाता है। स्टूडेंट ये गोल टाइप का दिख रहा है इसको अंडाशय कहते हैं, यही मुख्य भाग होता है। इसके अंदर स्टूडेंट विजांड होते हैं जिसको अंडाणु कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट 2 टर्म को समझते हैं। एक परागण होता है जिससे इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट निषेचन होता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट परागण क्या होता है? परागकण का वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचना परागण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताए थे जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के ऊपर परागकोश होता है और उन परागकोश में परागकण होते हैं। उन परागकणों का स्टूडेंट स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचना परागण कहलाता है। और स्टूडेंट ये किसके माध्यम से पहुंचते हैं? तो स्टूडेंट हवा है, पानी है या कीट है, इनके माध्यम से जो परागकण होते हैं वो स्टूडेंट वर्तिकाग्र वाले भाग पर आ जाते हैं। और स्टूडेंट जो परागकण होते हैं, परागकण प्लस अंडाशय मिलकर फल बनता है और इसको परागण कहते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फल किससे बनता है? फल परागण से बनता है। परागण क्या होता है? परागकण प्लस अंडाशय फल बनता है। और स्टूडेंट निषेचन से क्या बनता है? इससे स्टूडेंट बीज बनता है। तो परागकण प्लस बीजांड इज इक्वल टू निषेचन, इस प्रक्रिया को कहते हैं। और निषेचन से क्या बनता है? निषेचन से बीज बनता है। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको फ्लावर दिख रहा होगा। फ्लावर में स्टूडेंट क्या होता है? ये पंखुड़ियाँ होती हैं। इन पंखुड़ियाँ के बीच में स्टूडेंट जो ऊपर के भाग में ये दिख रहे हैं इसको स्टूडेंट पुंकेसर कहते हैं। और इन्हीं पुंकेसर के ऊपर वाले भाग को परागकोश कहते हैं। इन्हीं परागकोश में क्या होता है कि परागकण भरे होते हैं। और स्टूडेंट जो छोटे वाले पार्ट देखते हैं इनको स्त्री केसर कहते हैं। और स्टूडेंट इसी स्त्री केसर के 4 भाग होते हैं जिनको हम बताए थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और विजांड। तो स्टूडेंट क्या होता है कि परागकोश से किसी भी माध्यम से, या तो वायु के माध्यम से या पानी के माध्यम से या कीट के माध्यम से परागकण यहाँ से निकल के कहाँ गिर जाते हैं? स्त्री केसर वाले भाग पे गिर जाते हैं। और स्त्री केसर वाले भाग के सबसे ऊपर जो वर्तिकाग्र वाला भाग होता है उस पर गिर जाते हैं। तो स्टूडेंट वर्तिकाग्र वाले भाग पे गिर जाते हैं तो स्टूडेंट ये क्रिया जो होती है वो पॉलिनेशन की क्रिया कहलाती है, अर्थात परागण की क्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र वाले भाग पे गिरते हैं, वर्तिका वाले भाग से होते हुए अंडाशय में चले जाते हैं। स्टूडेंट अंडाशय से फल बनता है और उसी अंडाशय में जो बीजांड होते हैं उन बीजांड से क्या बनता है? स्टूडेंट उन बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो परागण से फल बनता है और निषेचन से बीज का निर्माण होता है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।